आइए आज स्टडी करेंगे 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 22वीं शताब्दी के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अपनी निराधार कल्पनाओं को आधार मानकर लगभग 1000 शब्दों में कोई कथा लिखी है। तो हमें एक तरह से एक ऐसे टाइप लिखना है, निबंध जिसको कहते हैं। तो 22वीं शताब्दी के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर तो देखिए लिखा गया है, आज हम सदर देशों की यात्रा वायुयान, रेल मार्ग अथवा मोटर कार द्वारा करते हैं जो पेट्रोल अथवा डीजल से चलते हैं। 22वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हम दूर आकाश में स्थित ग्रहों तथा उपग्रहों की यात्रा कर सकेंगे, जिनकी अनुमानित दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। अनुमान है कि वे यान ईंधन रहित होंगे। तो कहने का मतलब है कि आज हम सदर देशों मतलब सुदूर देशों, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मतलब बहुत दूर दूर के देशों की यात्रा वायुयान, रेल मार्ग या मोटर कार से करते हैं जो पेट्रोल तथा डीजल से चलते हैं। 22वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हम दूर आकाश में स्थित ग्रहों तथा उपग्रहों की यात्रा कर सकेंगे, जिनकी अनुमानित दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है, यानी बहुत दूर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनुमान है कि ये यान ईंधन रहित होंगे और इनमें कोई ईंधन भी नहीं लगेगा। आज उपग्रह को स्थापित करने के लिए रॉकेट का प्रयोग आवश्यक है और उसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म का होना भी आवश्यक है। किंतु 22वीं शताब्दी के आते आते विज्ञान की प्रगति उस अवस्था तक पहुंच जाएगी कि पृथ्वी से प्रेषित यानों को रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा सकेगा। यही नहीं, आकाश में भ्रमण करती हुई कार्यशाला भी होगी जो किसी यान में त्रुटि आने पर उसकी आवश्यक देखभाल और मरम्मत भी कर सकेगी। मतलब एक लैब भी हो जाएगी कार्य करने के लिए वहीं आकाश में ही, स्पेस में, और वो जो भी हमारे यान है उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो उसी के माध्यम से उसको सही किया जा सकेगा। जैसे गाड़ी बनाने के लिए गैरेज होते हैं पृथ्वी पर, उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विज्ञान के व्यवहार पर अपने नैतिक दृष्टिकोण को रचने का प्रयास कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं किसी संयोगवश ऐसी खोज में लगे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से रोचक है, परंतु उसके परिणाम निश्चित रूप से मानव समाज के लिए भयंकर होने के अतिरिक्त कुछ नहीं होंगे। फिर भी यदि ऐसा है तो आप इस दुविधा के हल के लिए क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि हम कोई कल्पना करें कि हम कोई आविष्कार कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं, लेकिन वो मानव समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है, जैसे परमाणु बम बनाया गया। तो उस स्थिति में कह रहा है कि आप क्या करेंगे। वैज्ञानिक का कार्य प्रकृति के सत्य की खोज करना और उसे फिर प्रकाशन माध्यम से संसार के सामने प्रस्तुत करना है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि एक ही खोज का प्रभाव मानव पर उत्थान और विनाश दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह बात वैज्ञानिक खोज के व्यवहारिक उपयोग करने वाले पर निर्भर है। यहाँ पर यह बात भी संभव हो सकती है कि जो खोज आज विनाशकारी है वो आगे चलकर लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। यदि मैं एक वैज्ञानिक अन्वेषक हूँ और माना कि मैं स्टेम सेल पर कार्य कर रहा हूँ, तो वैज्ञानिक आविष्कार के रूप में मेरा दायित्व है कि उसके परिणाम समाज के सामने प्रस्तुत करूं। अब देखिए स्टेम सेल का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जिसके माध्यम से पूरे शरीर का निर्माण किया जा सके या उसके माध्यम से अन्य प्रकार की सेलों का निर्माण किया जा सके, मतलब जिससे जीव जगत में जीवन से संबंधित चीजें नई नई खोज की जा सके, उसको स्टेम सेल बोलेंगे। आगे इसका विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। राजनेता इसका उपयोग
एक विशेष मानव जाति के विकास के लिए करते हैं या फिर डॉक्टर इसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखना मेरा कार्य नहीं है। आइंस्टीन ने E=mc² का सूत्र संसार को दिया, लेकिन इसका उपयोग हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में होगा, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा था। तो देखिए, आइंस्टीन ने जो E=mc² का फार्मूला दिया, इसी के माध्यम से एटम बम की खोज हुई, जिसका उपयोग विनाश कार्य में हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए। तो ये बात न्यूटन को तो नहीं पता थी कि विनाश कार्य में इसका उपयोग होगा। आज यह समीकरण संसार में ऊर्जा उत्पादन के कार्य में लाई जा रही है, जो कि मानव कल्याण का कार्य भी है। तो इस समीकरण का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, एनर्जी प्रोडक्शन में भी किया जा रहा है, जो मानव के लिए कल्याणकारी है। लेकिन अब विनाश के रूप में कोई उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए आइंस्टीन क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी ज्ञान की भांति विज्ञान का उपयोग करने वाले पर निर्भर करते हुए अच्छा अथवा बुरा हो सकता है। नीचे विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। विशेषकर कौन सा अनुप्रयोग अच्छा है, बुरा है अथवा ऐसा है कि जिसे स्पष्ट रूप से वर्गबद्ध नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अपने दृष्टिकोण को सूचीबद्ध करिए। जैसे कि आम जनता को चेचक के टीके लगाकर इस रोग को दबाना और अंततः इस रोग से जनता को मुक्त दिलाना। भारत में इसे पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए कि भारत देश इस संक्रामक रोग से पूर्णतया मुक्त हो चुका है। तो ये बीमारी अब अपने इंडिया में नहीं रही है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है निरक्षरता का विनाश करने तथा समाचारों एवं धारणाओं के जनसंचार के लिए टेलीविजन। तो इसके द्वारा शिक्षा का प्रसार होता है टेलीविजन के द्वारा, एवं साथ ही मनोरंजन और ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण, यानी बच्चा पैदा होने से पहले वो लड़का है कि लड़की, इस बात का पता लगाना। तो इस ज्ञान का दुरुपयोग संभव है। बहुधा भ्रूण के कन्या होने पर गर्भपात करा दिया जाता है, जो भ्रूण हत्या और सर्वथा अनुचित भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य दक्षता में वृद्धि के लिए कंप्यूटर। कार्य कुशलता बढ़ती है। कंप्यूटर से ये होता है कि जो काम 10 घंटे में होना चाहिए वो 1 घंटे में ही पूर्ण हो जाता है, मतलब समय बचता है, तो कार्य कुशलता बढ़ती है। 5वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के परितः कक्षाओं में मानव निर्मित उपग्रहों की स्थापना। तो देखिए, उपग्रह की स्थापना से संचार व्यवस्था में क्रांति ला दी गई। तो जो हमारे मोबाइल हैं, इनमें जो तरंगे आ रहे हैं जिससे हम बात करते हैं, ये भी किसी उपग्रह द्वारा संचालित है। तो उपग्रह की स्थापना से संचार व्यवस्था में क्रांति ला दी है। 6वां क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय शस्त्रों का विकास। तो अवांछित, अब देखिए अभी जो यूक्रेन और रूस लड़ाई कर रहे थे, तो ये सब नाभिकीय शस्त्र ही यूज हो रहे हैं। हालांकि वहाँ अभी नाभिकीय शस्त्र नहीं यूज किया गया, तो हालांकि इसका परिणाम बुरा है, इसलिए अवांछित है। ये सामूहिक विनाश का कारण होते हैं तथा इनके प्रयोग से जो विनाश का तांडव होता है उसका ना तो अनुमान लगाया जा सकता है, न इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक तथा जैव युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास। तो फिर से प्रश्न को समझिए कि रासायनिक तथा जैव युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास। अब इसको समझिए, रासायनिक मतलब अब जो युद्ध हो रहे हैं, वार, जो लड़ाई हो रही है देशों के बीच में, वो अब आगे चलकर रासायनिक तथा जैविक युद्ध की ओर जाएगा। और रासायनिक मतलब कि केमिकल ऐसे छोड़ दिए जाएंगे कि पूरा देश का देश नष्ट हो जाएगा, या जैविक युद्ध, या कुछ ऐसे जीव छोड़े जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी खेत में धान है और उसमें टिड्डी छोड़ दी जाए तो पूरी धान की फसल खा जाएगी।
इसी प्रकार अगर पूरे देश की फसल खा जाए तो कितना आर्थिक नुकसान होगा, लोग भूखों मरेंगे। तो आगे चल के यही युद्ध होगा। तो इसके बारे में क्या है कि रासायनिक तथा युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास, ये जो है इसका प्रयोग मानव के विपरीत है या कहिए अमानवीय है। वहाँ 7 नंबर है, यहाँ 8 गलती से हो गया है, ये गलत पड़ गया है नंबर। अब 8वां नंबर देखते हैं, पीने के लिए जल का शोधन। अब पीने के लिए जो पानी है उसको अगर शुद्ध किया जाए तो इसका प्रयोग मानव के, अगला देखिए गलत नंबर पड़ गया है, श्रेष्ठ। शुद्ध पेय जल मिलने से अनेक रोगों की संभावना समाप्त हो जाती है। जाहिर सी बात, पानी शुद्ध होगा तो हमारे जीवन में रोग नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक शल्य क्रिया, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कह रहा है। तो उत्तम विकृति दूर की जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी से मान लीजिए किसी का पैर कट गया, पैर का अंगूठा कट गया, तो उस अंगूठे को फिर से प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बनाया जा सकता है। हमारे शरीर का खाल निकाल करके वहाँ पे लगा दी जाती है और फिर से नया अंगूठा बनाया जाता है। तो ये विकृति दूर की जा सकती है, मतलब जो त्रुटि है शरीर में उसको दूर किया जा सकता है। अगला क्या है, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के बारे में पहले समझ लीजिए। क्लोनिंग का मतलब होता है जैसे 2 बच्चे जुड़वा होते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं समझ में आता है, क्योंकि जुड़वा 2 तरीके के होते हैं, उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना जाने कि जुड़वा का मतलब उनमें देखा होगा कि ज़्यादातर अंतर नहीं पता चलता। तो क्लोन का मतलब एक ही सेल से 2 बच्चे बना दी जाएं या 2 पुरुष या 2 महिला बना दी जाएं तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे लता मंगेशकर है तो अगर उसका क्लोन बना दिया जाए, मतलब उसकी एक कोशिका निकाल करके और प्रयोगशाला में दूसरी लता मंगेशकर बनाई जाए तो वो उसी की तरह गाएगी, सब कुछ उसी तरह होगा। बस खान पान से उसके शारीरिक ढांचे में मतलब दुबली पतली या कुछ हो सकती है, लेकिन पूरी चीज़ें वही रहेंगी क्योंकि जीन वही है, ये कहने का मतलब। तो क्लोन से क्या होगा, निसंतान दंपति लाभान्वित हो सकते हैं। अगर क्लोन तैयार किए जाए कि जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके शरीर से कोशिका निकाल करके उनके बच्चे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणित खगोलिकी मतलब अंतराकाश में जो पिंड है, भाषा विज्ञान तर्क तथा नैतिकता में महान विद्वता की एक लंबी एवं अटूट परंपरा रही है। फिर भी इसके साथ एवं समांतर हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वासी तथा रूढ़वादी दृष्टिकोण व परंपराएं फैली हुई हैं और दुर्भाग्यवश ऐसा अभी भी हो रहा है और बहुत से शिक्षित लोगों में व्याप्त है। इन दृष्टिकोणों का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति अपनाने में आप अपने विज्ञान के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे। मतलब समाज से रूढ़वादिता, ये पाखंड जो है, ये किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो आंसर क्या है, भारत में रूढ़वादिताएं एवं अतार्किक कर्मकांड काफी प्रचलित हैं। इनको समाज से हटाना कोई छोटा सा सुगम मार्ग नहीं है। इन व्यवहारों को जन्म देने वाले कुछ उदाहरण निम्नलिखित: समाज के बड़े भाग को शिक्षा से वंचित रखना, लोगों में विज्ञान के प्रति ज्ञान का अभाव रहना, शासक तथा भूमि मालिकों का स्वार्थ, जाति प्रथा, दूसरों को अज्ञानी रखकर उन पर शासन करने की लालसा रखना, ये सब कारण हैं जिससे अतार्किक कर्मकांड और रूढ़िवादिताएं ये आसानी से खत्म नहीं हो पा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, विज्ञान प्रदर्शनियां आदि के द्वारा विज्ञान एवं तकनीक के विकास में लोगों की रुचि को जागृत करके व्यवहार को बदलने से अपने ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। इससे लोग शिक्षित हो सकते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रित पाने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना अति आवश्यक है। यह एक विस्फोटक स्थिति है। इससे लोगों में विज्ञान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और विज्ञान के ज्ञान का सदुपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है,
यद्यपि भारत में स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी बहुत से लोग महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति, क्षमता, बुद्धिमत्ता के बारे में अवैज्ञानिक विचार रखते हैं तथा व्यवहार में उन्हें गौण महत्व तथा भूमिका देते हैं। वैज्ञानिक तक तथा विज्ञानमान्य क्षेत्रों में महान महिलाओं का उदाहरण देकर इन विचारों को धराशायी कीजिए तथा अपने को स्वयं एवं दूसरों को भी समझाइए कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएं पुरुषों के समकक्ष होती हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग महिलाओं को कम महत्व देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो महिलाओं की बुद्धिमत्ता को प्रकट कर सके। तो जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात आहार के पोषक तत्वों का एक बड़ा भाग मानव मस्तिष्क के विकास में योगदान करता है। यह मानव मस्तिष्क स्त्री तथा पुरुष किसी का भी हो सकता है। यदि हम स्त्रियों के प्राचीन इतिहास तथा वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति सदैव सम्मानजनक रही है तथा उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए। वे प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम हैं तथा किसी भी दशा में पुरुषों से कम नहीं हैं। जब कभी भी स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ है, आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसुईया, महर्षि अत्रि की पत्नी रानी कर्मावती, नूरजहां, श्रीमती सरोजनी नायडू, मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, मार्गरेट थेचर, श्रीमती भंडार नाइके, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल, श्रीमती संतोष यादव आदि अनेक नाम स्त्रियों के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन करते हैं। आज के समय में सानिया मिर्जा का नाम भी स्त्री जगत में शीर्षस्थ स्थान पर है। इन स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ तथा इन्होंने अपनी अपूर्व क्षमता का परिचय दिया। आज भारत सरकार ने रक्षा सेवाओं के द्वार भी स्त्रियों के लिए खोल दिए हैं तथा वहां भी स्त्रियों ने अपनी कार्यदक्षता सिद्ध कर दी है। अतः यह सत्य है कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएं पुरुषों के समकक्ष होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के समीकरणों में सुंदरता होना उनका प्रयोग के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भौतिकी के समीकरणों में सुंदरता होना उनका प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह मत महान ब्रिटिश वैज्ञानिक P.A.M. डिरैक का था। इस दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। इस पुस्तक में ऐसे संबंधों तथा समीकरणों को खोजिए जो आपको सुंदर लगते हैं। तो यह कथन असत्य नहीं है। भौतिकी के समीकरण प्रयोगों से मिलने चाहिए और साथ ही सरल और सुंदर भी होने चाहिए। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² एक ऐसा ही समीकरण है जो बहुत सुंदर और याद रखने में सरल है, लेकिन इस समीकरण ने 20वीं शताब्दी में विज्ञान एवं समाज का चेहरा ही बदल दिया है। दूसरा समीकरण F=mg होना चाहिए, गलत लिखा है। दूसरा समीकरण F=mg है जो कि सामान्य एवं सुंदर है। एक दी गई स्थिति में इस समीकरण से खगोल विज्ञान की समझ में भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। तो एक दी गई स्थिति में इस समीकरण ने खगोल विज्ञान की समझ में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। भौतिकी में कुछ अन्य ऐसे ही समीकरण निम्नवत हैं, जैसे F=mg, E=mv², P=mv, E=hν तथा स्थितिज ऊर्जा U=mgh। तो F=mg, इसमें F फोर्स है यानी बल, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, E एनर्जी है, m द्रव्यमान है, v वेलोसिटी यानी वेग है, P यहाँ पर संवेग है, m द्रव्यमान है, v वेग है, E यहाँ पर एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है और यह न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। स्थितिज ऊर्जा U=m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h हाइट यानी ऊंचाई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि उपर्युक्त प्रकथन विवादास्पद हो सकता है, परंतु अधिकांश भौतिक विज्ञानियों का यह मत है कि भौतिकी के महान नियम एक ही सरल, सुंदर एवं
एक ही साथ सरल एवं सुंदर होते हैं। डिराक के अतिरिक्त निम्न सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानियों ने ऐसा अनुभव किया। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: आइंस्टीन, बोर, हाइजेनबर्ग, चंद्रशेखर तथा फाइनमैन। इन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जो हमारे भौतिकी के नियम है, भौतिकी के महान नियम है, ये सरल एवं सुंदर होते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भौतिकी के इन विद्वानों तथा अन्य महानायकों द्वारा रचित सामान्य पुस्तकों एवं लेखों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास अवश्य करें। इस पुस्तक के अंत में दी गई ग्रंथ सूची देखिए, इनके लेख सचमुच प्रेरक। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं वैज्ञानिकों के खोज और उनके देश कौन से हैं। जो हमने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा था वही चीज़ दी गई है। जैसे आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया, उत्तोलक का नियम दिया। यूनान के रहने वाले हैं। गैलीलियो गैलीली जड़त्व का नियम दिया था, इटली के रहने वाले हैं। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, हाईलैंड के रहने वाले हैं। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण तथा सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक बनाया, इन्होंने, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया, जर्मनी के रहने वाले हैं। जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगों के बारे में बताया, भारत के रहने वाले हैं। डब्ल्यू के रांजन ने एक्सरे किरणों के बारे में बताया, जर्मनी के रहने वाले हैं। जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इंग्लैंड के रहने वाले। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया, पोलैंड की रहने वाली है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत नियम दिया, अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, जर्मनी के रहने वाले। विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले। आर ए मिल्कन इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की, इन्होंने, अमेरिका के रहने वाले। अर्नस्ट रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय निदर्श मॉडल दिया और न्यूजीलैंड के रहने वाले। नील बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श दिया, मॉडल, निदर्श का मतलब मॉडल, डेनमार्क के रहने वाले। चंद्रशेखर वेंकटरमन अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन बताया, भारत के रहने वाले हैं। लुइस विक्टर दे ब्रोगली द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताया, फ्रांस के रहने वाले। मेघनाथ साहा तापित आयनन के बारे में बताया, भारत के रहने वाले। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम सांख्यिकी बताया, भारत के रहने वाले। वुल्फगांग पाउली अपवर्जन नियम बताया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया, इटली के रहने वाले हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, जर्मनी के रहने वाले। पाल डिरैक आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया, क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एडविन ह्यूबल प्रसावी विश्व के बारे में बताया, अमेरिका के रहने वाले। प्रसावी विश्व का मतलब विश्व का प्रसार हो रहा है, प्रसारी विश्व, विश्व का प्रसार यानी हमारा जो विश्व है वो और बड़ा हो रहा है। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने साइक्लोन के बारे में बताया, अमेरिका के रहने वाले। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, इंग्लैंड के रहने वाले। हिडेकी युकावा ने नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया, जापान के रहने वाले। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम के बारे में बताया, भारत के रहने वाले। लेव डेविडोविक लैंडो संघनित द्रव्य सिद्धांत दिया, द्रव्य हीलियम के बारे में बताया, रूस के रहने वाले। एस चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास के बारे में बताया, भारत के रहने वाले। जॉन बार्डिन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, अतिचालकता का सिद्धांत दिया, अमेरिका के रहने वाले हैं। C.H. टाउन्स मेजर और लेजर विकिरण के बारे में बताया, अमेरिका के रहने वाले। अब्दुल सलाम दुर्लभ तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण किया, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें
आपने मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें आपके मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं कि विज्ञान पढ़ना शुष्क तथा पूर्णतः अत्यंत गंभीर है एवं वैज्ञानिक भुलक्कड़, अंतर्मुखी, कभी न हंसने वाले तथा खीसे निकालने वाले व्यक्ति होते हैं। विज्ञान तथा वैज्ञानिकों का यह चित्रण पूर्णतः आधारहीन है। अन्य समुदाय के मनुष्यों की भांति वैज्ञानिक भी विनोदी होते हैं, यानी हंसमुख होते हैं, तथा बहुत से वैज्ञानिकों ने तो अपने वैज्ञानिक कार्यों को गंभीरता से पूरा करते हुए अत्यंत विनोदी प्रकृति के साथ सामूहिक कार्य करके अपना जीवन व्यतीत किया है। गैमो तथा फाइनमैन इसी शैली के दो भौतिक वैज्ञानिक थे। ग्रंथ सूची में उनके द्वारा रचित पुस्तकों को पढ़ने में आपको आनंद प्राप्त होगा। तो इसका आंसर देखते हैं कि फाइमेंस तथा गैमो द्वारा रचित इन पुस्तक के नाम निम्नलिखित हैं। आरपी फाइमेंस द्वारा रचित पुस्तक क्या है? आरपी फाइमेंस द्वारा रचित पुस्तक श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइमेंस। कितनी अच्छी बुक का नाम है कि मतलब श्योरली यू आर जोकिंग मतलब असलियत में आप मजाकिया हैं एक तरह से। जी गैमो द्वारा रचित पुस्तक क्या है? मिस्टर टॉपकिंस इज पेपर बैग इन पेपर बैग। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1987 में ये छपी। उपरोक्त पुस्तकों को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक भी अन्य समुदाय के मनुष्यों की भांति ही विनोदी होते हैं। विज्ञान विषय पढ़ना शुष्क तथा पूर्णतः गंभीर नहीं है यदि इसका अध्ययन हम रुचिपूर्वक तथ्यों को भली भांति समझकर करें। मतलब कहने का ये है कि उतना कठिन और बोरिंग भी नहीं है अगर हम बातों को सही से समझकर पढ़ाई करें। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट नहीं है, यहीं तक हमारा आंसर खत्म हो जाता है। तो आज की बात यहीं तक। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे।